वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। जैसा कि मैंने कमेंट किया था आज आपके साथ कि आज से हम सैम्पल पेपर रिवाइज करना शुरू करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन ये उठता है कि सैम्पल पेपर कब हमें रिवाइज करना होता है। सैम्पल पेपर हमें तब रिवाइज करना होता है जब हमने पूरा सिलेबस जो है वो रिवाइज कर लिया होता है। एटलीस्ट टेक्स्ट बुक जो है वो आपने अच्छे से रिवाइज कर ली हो, अच्छे से पढ़ ली हो, रिवाइज कर ली हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया हो, तभी सैम्पल पेपर सॉल्व करने का फ़ायदा होता है। तो खैर, अब तक तो आप सबने रिवाइज कर ही लिया होगा टेक्स्ट बुक को। तो ये सैम्पल पेपर है जो मैं पहले शुरू करने जा रहा हूँ। बहुत सारे सैम्पल पेपर मार्केट में अवेलेबल हैं और सारे ही बहुत बढ़िया हैं, लेकिन ईजिली अवेलेबल था मुझे अरिहंत का और भी 2-3 सैम्पल पेपर्स मुझे ईजिली अवेलेबल थे। मैंने वही परचेज़ किए और ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए, जितना पॉसिबल हो, जितने अवेलेबल हों दिसंबर के बाद उतने ही सॉल्व करने चाहिए। 3-4 बहुत होते हैं सॉल्व करने के लिए। तो अरिहंत का मैं पहले शुरू करूंगा, लेकिन पहले 10 सैम्पल पेपर जो हैं वो सॉल्व सैम्पल पेपर हैं, तो वो मेरे करवाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अनसॉल्व वॉल्यूम में मैं 11th सैम्पल पेपर जो है वो आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि थोड़ा लंबा होने वाला वीडियो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पसंद भी आएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 हम बात कर रहे हैं। मैं फिर से एक बार आपके लिए रिपीट कर दूं, ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर 11 है जो अनसॉल्व्ड है, साइंस का, अरिहंत के सैम्पल पेपर मैं यूज में ला रहा हूं। तो देखिए, सेक्शन ए की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एलिमेंट्स ए, ओके, एलिमेंट्स ए, बी, सी एंड डी हैव एटॉमिक नंबर 1, 8, 11, 19। देखिए, पहले बोला गया है ए, इसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। फिर बोला गया है बी, ये दूसरा एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर बोला हुआ है। फिर बोला गया है सी, इसका एटॉमिक नंबर आपको 11 बताया गया है। और फिर बोला गया है डी, जिसका एटॉमिक नंबर आपको 19 बताया गया है। मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट हर बच्चे को कम से कम 25-30 तक के एटॉमिक नंबर तो पता ही होते हैं एलिमेंट्स के। तो अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा, ये जो है ये हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है, ये 8 जो है ये ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है, 11 सोडियम का एटॉमिक नंबर है, और 19 जो है वो किसका, पोटेशियम का है। ठीक है जी, कुछ इस तरह से है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है सेक्शन ए का। एलिमेंट्स ए, बी, सी एंड डी हैव एटॉमिक नंबर्स 1, 8, 11 एंड 19 रिस्पेक्टिवली। चूज द ऑड एलिमेंट एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। यहां आपको एक ऑड एलिमेंट बताना है। तो देखिए, ऑड एलिमेंट बताना यहां पर बड़ा आसान है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा, ये है हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1 होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 ही रहेगा। ओके, अगर आप सोडियम की बात करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2, 8, 1। अगर आप पोटेशियम की बात करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2, 8, 8, 1। लेकिन जब आप ऑक्सीजन की बात करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 और 6। आई एम श्योर मैं जो आपको बताना जा रहा था वो आपको समझ आ गया होगा। इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर ऑड जो है वो ऑक्सीजन है, यानी कि बी। चलते हैं आगे। अब इसी का और पार्ट देखिए, आउट ऑफ लिथियम, ठीक है जी, लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन। Out of lithium, carbon and nitrogen, which one forms the most basic oxides? Which one forms the most acidic oxides? देखिए, इसमें एक मैं बात बता दूं आपको, कार्बन जो है और जो नाइट्रोजन है, ये दोनों नॉन मेटल्स हैं। ठीक है जी, ये दोनों नॉन मेटल्स हैं। तो आप नॉन मेटल्स के बारे में जानते हैं। नॉन मेटल्स जो है, जब आप नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो ये एसिडिक ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। उसका रीजन क्या होता है,
मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं और नॉन मेटल्स जो हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं। ओके, तो नॉन मेटल्स जो हैं वो बेसिक ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं और मेटल्स जो है वो बेसिक ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करती हैं। तो यहां पर क्वेश्चन क्या है वो देखिए, आउट ऑफ लिथियम कार्बन एंड नाइट्रोजन विच वन फॉर्म्स द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड, मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, तो यहां पर एकमात्र मेटल जो है वो लिथियम है और लिथियम बीइंग अ मेटल किसकी फॉर्मेशन करेगा, वो एक बेसिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा। और ये दोनों यानी कि कार्बन और नाइट्रोजन दोनों नॉन मेटल्स हैं, तो ये एसिडिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेंगी। इसमें भी मैं आपको बताऊं, कार्बन के द्वारा बनाया गया एसिडिक ऑक्साइड जो है वो एक वीक एसिडिक ऑक्साइड होगा, जबकि नाइट्रोजन द्वारा बनाया गया एसिडिक ऑक्साइड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक ऑक्साइड होगा। ठीक है, यानी कि ज्यादा एसिडिक ऑक्साइड जो है, मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड नाइट्रोजन है और लिथियम जो है वो मोस्ट बेसिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा। चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इन अ फूड चेन 20,000 जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर्स। ठीक है जी, प्रोड्यूसर्स को 20,000 जूल एनर्जी जो है वो अवेलेबल है। ठीक है जी, तो प्रोड्यूसर्स के पास कितनी एनर्जी अवेलेबल है, 20,000 जूल। ओके, अब प्रोड्यूसर से ये एनर्जी जो है, किससे, प्रोड्यूसर से, प्रोड्यूसर से ये एनर्जी जो है ये कहां चली जाती है, ये जाएगी प्राइमरी कंज्यूमर्स में। ठीक है जी, प्राइमरी कंज्यूमर से ये एनर्जी कहां फॉरवर्ड होगी, सेकेंडरी कंज्यूमर्स में। ओके, और उसके बाद ये एनर्जी जो है वो चली जाएगी किसमें, टर्शरी कंज्यूमर्स में। तो 10% लॉ के बारे में आपने पढ़ा होगा। 10% लॉ क्या होता है वो आपको मैं एक बार याद दिला देता हूं। 10% लॉ जो है, इसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू 10% लॉ, ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ ऑर्गेनिक फूड एनर्जी फ्रॉम वन ट्रोफिक लेवल टू द नेक्स्ट higher level, only about 10% of the transferred energy is stored as flesh। ठीक है जी, यहां पर क्या होता है, सिर्फ 10% एनर्जी जो है वो बचती है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो आप देखिए, प्रोड्यूसर्स के पास अगर 20,000 जूल एनर्जी है तो आगे सिर्फ 10% जानी है। 10% कितनी हो जाएगी, 20,000 का 10% इट इज 2,000 जूल। ठीक है, बेशक प्रोड्यूसर्स को 20,000 जूल एनर्जी जो है अवेलेबल है, लेकिन प्रोड्यूसर्स तक, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स तक ये 2,000 जूल एनर्जी जो है फॉरवर्ड होगी। जब आप सेकेंडरी कंज्यूमर्स की बात करते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स में 2,000 जूल का भी 10% यानी कि केवल 200 जूल एनर्जी जो है वो जाएगी। और अगर आप टर्शरी कंज्यूमर्स की बात करते हैं तो टर्शरी कंज्यूमर्स में तो आप देखिए इसका 10% कितना हो जाएगा, इट इज 20 जूल्स। तो कहां पर प्रोड्यूसर्स के पास आप देखिए 20,000 जूल थी, लेकिन प्राइमरी कंज्यूमर्स जो है वो 2,000 जूल, सेकेंडरी कंज्यूमर 200 जूल और टर्शरी कंज्यूमर 20 जूल। ठीक है जी, तो अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ, 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर। ये तो आपको पता है, इसका मतलब है 20 जूल ऑफ एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेकेंडरी कंज्यूमर टू द टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है जी, तो सेकेंडरी कंज्यूमर से क्वेश्चन यही था हमारा कि जो सेकेंडरी कंज्यूमर है उससे कितनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होगी। सेकेंडरी कंज्यूमर से केवल 20 जूल एनर्जी जो है वो टर्शरी कंज्यूमर में ट्रांसफर होगी। ठीक है जी, चलते हैं आगे। अब ये है क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए, where should an object be placed in front of a convex lens to obtain a real image of same size as that of the object। आपके पास एक convex lens है। okay, you have a convex lens, here we have a convex lens। तो जरा बना लीजिए आप रफ में। okay, this is f
ओके। अब आपने अगर इस कंसेप्ट को ध्यान से समझा होगा कन्वेक्स लेंस का, तो यहां पर 6 रे डायग्राम्स आपने पढ़े होंगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस टू ऑब्टेन अ रियल इमेज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर आपको पता हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप 2f के ऊपर रखेंगे तो दूसरी तरफ जो 2f है उसके ऊपर एक इमेज की फॉर्मेशन होगी। ओके। और ये इमेज जो है मैं आपको उसके बारे में बता दूं, ये बिल्कुल सेम साइज का होगा जैसा कि ओके आपने क्या किया, 2f के ऊपर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है और इमेज की फॉर्मेशन भी 2f पर हुई है, दूसरी तरफ इन्वर्टेड है, रियल है, सेम साइज। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस टू ऑब्टेन अ रियल इमेज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आई एम श्योर कि आपको इस कंसेप्ट के बारे में पता होगा। चलते हैं अब इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का ही हम लोग थर्ड पार्ट करेंगे। ठीक है जी, उसका बी पार्ट, सॉरी, थर्ड का और वाला पार्ट। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल। एक आपके पास कनकेव मिरर है, यू हैव अ कनकेव मिरर, ये है कनकेव मिरर। ठीक है जी, द इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल। इसमें जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल है। अगर आपको कनकेव मिरर की रे डायग्राम्स का याद होगा तो वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर देन ऑब्जेक्ट जो इमेज बनती है वो बिहाइंड मिरर बनती है। और ये कब बनता है मैं आपको फिर से याद दिला दूं, अगर आपको ये फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये है आपका पोल। जब आप ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तब जो इमेज की फॉर्मेशन होती है ना, आपको पता ही होगा, ये लाइट स्ट्राइक कर रही है यहां से और फिर रिफ्लेक्ट होकर ये इस तरह से पास कर जाती है। ठीक है जी, तो आप देखिए और फिर आप क्या करते हैं, इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर लेते हैं। खैर मैं तो रफ बना रहा हूं, आपको इसको फेयर करना होगा, तो ध्यान से कीजिएगा। यहां से जो ऊपर की तरफ जो रेज जा रही हैं ये लाइट स्ट्राइक करती है और फिर इसी रास्ते वापस आ जाती है। ओके, तो एरो जो है वो बनाने बड़े जरूरी होते हैं, ये आपने याद रखना है। तो इस केस में क्या हुआ, आप देखिए, क्वेश्चन था द इमेज फॉर्म्ड बाय द कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द ऑब्जर्व। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो कहां पर है, इट इज बिटवीन एफ एंड पी। So the question is, list 2 advantages of vegetative reproduction practiced in case of an orange plant। आपके पास एक ऑरेंज प्लांट है, ठीक है जी, आपके पास एक ऑरेंज प्लांट है और आप इस केस में क्या करने जा रहे हैं, ऑरेंज प्लांट के केस में आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो करना है। ओके, तो ऑरेंज प्लांट का केस आप यहां पर पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है लिस्ट 2 एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रैक्टिस्ड इन केस ऑफ एन ऑरेंज प्लांट। तो बहुत सारे अगर आप एडवांटेजेस देखेंगे तो उसमें मैं जो पहला बोल सकता हूं वो ये है कि ये बड़ा ही फास्ट मेथड है। ठीक है, जल्दी ऑरेंज जो है प्रोड्यूस किया जा सकता है वो कम टाइम में। तो ये जो मेथड है मैं फिर से आपको बता दूं, ये एक क्विक मेथड है। ठीक है, तो पहला इसमें एडवांटेज जो मैं आपको बता रहा हूं वो क्या है, वो ये है कि ये एक क्विक मेथड है, फास्ट मेथड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और दूसरी बात जो आप बता सकते हैं ये क्या है, ये सिंपल है, क्विक है, सिंपल है और
चीप है, ज़्यादा खर्चा नहीं होता इसमें। और इसके अलावा आप और भी यहाँ पर लिख सकते हैं, आप अपनी मनपसंद वैरायटीज़ को कर सकते हैं। और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें आप इसमें बता सकते हैं। खैर इन्होंने 2 पॉइंट्स बोले, हमने तो 2-3 पढ़ ही लिए। तो क्विक मेथड है, इजी मेथड है, चीप मेथड है। आप अपनी मनपसंद वेरिएशंस जो हैं वो इसके द्वारा कर सकते हैं। क्रॉस अगर आपको करना हो तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन और आप एडवांटेजेस देखिए, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जैसे मैंने आपको बताया। इसके अलावा आप देखिए सीडलेस वैरायटीज़ जो हैं, जैसे बनाना हो गया, रोज़ हो गया, जैस्मिन, ये इसमें आप आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे, जैसे इसके अलावा इट हेल्प्स इन प्रिजर्वेशन ऑफ यूजफुल पेरेंट कैरेक्टर्स इन द नेक्स्ट जनरेशन है। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो फीचर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन की हो सकती है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं। इजी मेथड है, ठीक है, चीप मेथड है, ठीक है, और क्विक मेथड है, ठीक है जी। इसके अलावा मैंने जैसा आपको बताया, इसमें आप सीडलेस वैरायटीज़ जो हैं उनको भी ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा इट हेल्प्स इन द प्रिजर्वेशन के लिए भी, इट हेल्प्स इन द प्रिजर्वेशन ऑफ यूजफुल पेरेंट कैरेक्टर्स इन नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो ये मैंने आपको 5 पॉइंट्स बता दिए हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। चलते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज एड्स स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये जो अभी मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर 4 का ही और वाला पार्ट है। तो ये कैसे फैलता है, ठीक है जी। तो फैलने का सबसे जो कॉमन तरीका जो आज तक सुनने में आया हुआ है वो है सेक्सुअल कांटेक्ट से, ठीक है जी। सेक्सुअल कांटेक्ट से ये फैलता है। दूसरा आपने सुना भी होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी ये फैलता है। क्वेश्चन था हाउ डज एड्स स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो इसके बारे में मैं फिर से आपको बता दूं, सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी ये फैलता है, ओके। इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, इसकी ट्रीटमेंट कैन हेल्प बट दिस कंडीशन कांट बी क्योर्ड, ठीक है जी। और क्रॉनिक हो सकता है, कैन लास्ट फॉर ईयर्स और बी लाइफ लॉन्ग। मेडिकल डायग्नोसिस की ज़रूरत होती है, और लैब टेस्ट और इमेजिंग भी इसके लिए ज़रूरी है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन था हाउ डज एड्स स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। हमने आंसर दिया सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये दो। एंड यस, एक और, बाय मदर टू बेबी, बाय प्रेगनेंसी, लेबर और नर्सिंग, ठीक है। तो मदर से टू बेबी, ओके, बाय मदर टू बेबी, बाय प्रेगनेंसी, लेबर और नर्सिंग। तो ये 3 आपने देखा, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैल सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैल सकता है, मदर टू बेबी, बाय प्रेगनेंसी, लेबर और नर्सिंग। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 2 solutions A and B were found to have pH value of 6 and 8। एक है A, इसकी pH वैल्यू है 6, दूसरा है B, इसकी pH वैल्यू है 8। और क्वेश्चन है द इन्फ्रेंस दैट कैन बी ड्रॉन इज, इससे क्या इन्फ्रेंस आप दे सकते हैं, मतलब आपको क्या पता लगता है कि आपके पास एक बॉडी है A जिसका pH है 6, आपके पास दूसरी बॉडी है B जिसका pH है 8। सो द इन्फ्रेंस दैट कैन बी ड्रॉन इज, व्हाट इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन आउट ऑफ दिस। तो बड़ा सिंपल है, आप देखिए 6 जो कि 7 से क्या होता है, कम, ओके। 6 जो है वो क्या है, 7 से कम है, वो आपको पता ही है, ओके। 6 जो है वो 7 से कम है। और इसके अलावा अगर आप बात करते हैं 8, तो 8 तो 7 से बड़ा है, ओके। 8 तो 7 से बड़ा है। तो अब आप बता सकते हैं जिसका pH
7 से कम हो वो क्या होगा, जिसका pH 7 से ज़्यादा हो वो क्या होगा, यही क्वेश्चन था। तो इसका और पार्ट क्या है, वाई वी फील बर्निंग इन द स्टमक व्हेन वी ओवर ईट। जब ओवर ईटिंग हो जाती है तो बर्निंग स्टमक क्यों होता है, ठीक है ना, एक बर्निंग सेंसेशन होती है स्टमक में, वैसा क्यों होता है। तो वो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। ये तो हमारी बॉडी जो हमने कंज्यूम किया होता है, जो हमने फूड कंज्यूम किया होता है, स्टमक उसको रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। उसको ज़्यादा मेहनत करनी होती है, तो वो ज़्यादा मेहनत करने के लिए ज़्यादा एसिड जो है वो सिक्रीट करता है व्हेन वी ओवर ईट। तो ये तो सिंपल सी बात है कि एक्सेस ऑफ एसिड जो है वो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होगा, हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होगा, और डेफिनेटली एसिड है तो बर्निंग सेंसेशन तो होना बनता ही है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट इज द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। तो फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी क्या होती है, क्या ये बताने की जरूरत है? मेरे ख्याल में हर एक को पता होगा, आप में से हर एक को पता होगा कि नेफ्रॉन जो है इट इज द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का फिल्ट्रेशन यूनिट जो है वो नेफ्रॉन है। और ऐसा क्या है मैं आपको बताऊं, नेफ्रॉन जो है किडनी में मौजूद होता है, और ब्लड जब इससे पास होता है तो उसको फिल्टर करता है और रिमूव करता है, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उसको ब्लड में से रिमूव करने का काम जो है वो इसी का है, ठीक है जी। अभी क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 के और से पहले वाला पार्ट मैंने अभी अभी आपके लिए किया। अब हम और के अगले वाले पार्ट की बात कर लेते हैं, और वो क्या है, फ्रॉम वेयर डज द ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फ्रॉम वेयर डज द ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन जो है वो कहां से लिबरेट होती है, ओके मतलब कहां से वो ऑक्सीजन जो है वो, आपसे ये नहीं पूछा जा रहा कि प्लांट बॉडी में ऑक्सीजन कहां से लिबरेट हो रही है, वो तो हमें पता ही है। प्लांट के लीव्स जो हैं, ग्रीन लीव्स जो हैं, फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम वेयर डज द ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन सी ऐसी प्रोसेस होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, ऑक्सीजन की लिबरेशन के लिए। तो ऑक्सीजन लिबरेट होती है फोटोलिसिस के दौरान, याद रखिएगा, ठीक है जी। फोटोलिसिस एक प्रोसेस है जिसके दौरान ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट होती है। फोटोसिंथेसिस के दौरान वाटर जो है वो स्प्लिट होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन करने के लिए। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोलिसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के दौरान वाटर जो है इट स्प्लिट्स इनटू टू पार्ट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोलिसिस। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का और के बाद वाला पार्ट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ स्फेरिकल लेंस। तो ये देखिए एक स्फेरिकल लेंस है, ये एक स्फेरिकल लेंस है। किस टाइप का लेंस है आपको पता ही है, ये एक स्फेरिकल लेंस है। किस टाइप का लेंस है ये भी आपको पता है। अब जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, ये जो है पहले वाला जो है कन्वेक्स लेंस है, और दूसरा जो है वो क्या है, कनकेव लेंस है। कन्वेक्स लेंस, क्वेश्चन क्या था देखिए, व्हाट इज डिफाइन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ स्फेरिकल लेंस। तो ये ज्योमेट्रिकल सेंटर इस लेंस का जिससे प्रिंसिपल एक्सिस बिल्कुल सीधी गुजर जाती है, या आप इसको ऐसे बोलिए, ये वो पॉइंट होता है लेंस का जहां पर जो रे, इंसिडेंट रे होती है लाइट की, वो सीधे विदाउट रिफ्रैक्शन गुजर जाती है। अब चाहे ये कनकेव लेंस हो चाहे कन्वेक्स लेंस हो, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है इन लेंसेज का जहां से रे ऑफ लाइट जो है बिल्कुल सीधी गुजर जाती है, ठीक है जी। इसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, वी कॉल इट ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। और दूसरा था डिफाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल लेंस। सेंटर ऑफ कर्वेचर बताना है स्फेरिकल लेंस का। तो आपको मैं बताऊं, अगर मैं जिस ग्लास बॉल से इस लेंस की फॉर्मेशन हुई होती है, ठीक है जी, तो ये दो ग्लास बॉल से इसकी फॉर्मेशन हुई है ना, ये लेंस है
ओके, कन्वेक्स लेंस। इस तरह से दो ग्लास बॉल से इसकी फॉर्मेशन की गई होती है। तो इन ग्लास बॉल्स का जो सेंटर होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? वी कॉल इट सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं फिर से बता दूं, ये लेंस है और इस लेंस का जो सेंटर है उसको तो हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट ऑप्टिकल सेंटर। ये है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, लेकिन ये जो है ये क्या है? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहां पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। ओके, आप देख सकते हैं ये इसका, ये लेंस है। कौन सा लेंस है? कनकेव लेंस है। ओके, और ये ग्लास बॉल है जिससे इसकी फॉर्मेशन हुई है, ये ग्लास बॉल है जिससे इसकी फॉर्मेशन हुई है, और इनका ज्योमेट्रिकल सेंटर जो है ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, और लेकिन फिर से बता दूं, ये क्या है? ये है ऑप्टिकल सेंटर। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है जी, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। ये ऑप्टिकल सेंटर है, लेकिन ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखिए, ये सैम्पल पेपर्स आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपके सामने सैम्पल पेपर पड़ा हो। ओके, आपके सामने सैम्पल पेपर का होना जरूरी है। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8, द पोजीशंस ऑफ 4 एलिमेंट्स P, Q, R एंड S। यहां पर 4 एलिमेंट्स के बारे में बताया गया, P, Q, R और S। ओके, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर शोन बिलो। अगर आप ध्यान देंगे तो फिगर पे, तो P और Q तो पहले ही ग्रुप में है। ओके, R जो है वो देखिए थोड़ा सा दूर है, और S जो है उसके अगले ग्रुप को छोड़कर, तो P और Q ये पहले ही ग्रुप के मेंबर्स दिखाए गए हैं। ठीक है जी, तो आप देखिए पहले ग्रुप में, जो पहला ग्रुप है वो एल्कली मेटल्स हैं, और उनमें जब आप ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं, मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करता है। जब आप पहले ग्रुप की बात करते हैं, मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करता है। तो यानी कि पहले ग्रुप के दो मेंबर्स P और Q डेफिनेटली मेटालिक कैरेक्टर होगा, एक बात। और दूसरी बात क्या है, जो कि ध्यान देने वाली बात है, कि जब आप उस ग्रुप में नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर मेटालिक कैरेक्टर जो है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। एक बात याद रखिएगा, ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे ग्रुप में, मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है, लेकिन जब भी आप एक पीरियड में मूव करते हैं, वहां पर व्हेन यू मूव अलोंग अ पीरियड, वहां पर मेटालिक कैरेक्टर जो है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो यहां पर आप मान सकते हैं कि Q जो है ये, इसका मेटालिक कैरेक्टर जो है वो क्या है? इट इज मोर देन एनी अदर एलिमेंट प्रेजेंट इन द गिवन फिगर। चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने जैसा बोला, अ स्टार समटाइम्स अपीयर्स ब्राइटर एंड सम अदर टाइम्स फेंटर। कभी एक स्टार जो है वो ब्राइट दिखता है, कभी वो फेंट दिखता है। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज दिस फिनोमेना कॉल्ड, व्हाट इज दिस इफेक्ट कॉल्ड, सॉरी। तो ये कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इस इफेक्ट को ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट स्टेबल एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में स्मॉलेस्ट स्टेबल एलिमेंट कौन सा है? तो मैं आपको बताऊं, आप जानते होंगे हीलियम के बारे में। ओके, आप हीलियम के बारे में जानते होंगे। हीलियम जो है इसका एटॉमिक नंबर है 2। अब ये इसका न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, ये दूसरा ऑर्बिट, ये पहला ऑर्बिट। ओके, दूसरे ऑर्बिट तक तो कहानी पहुंचती नहीं है, पहले ही ऑर्बिट में इसका ड्यूप्लेट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। मतलब इसके पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पूरे हैं। ओके, इसका जो पहला जो ऑर्बिट है उसी में अगर आप देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, मतलब इसका ड्यूप्लेट जो है वो कंप्लीट है। तो सिंस इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है तो हम कह सकते हैं कि ये स्मॉलेस्ट स्टेबल एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इन अ सर्किट। एक सर्किट में गैल्वेनोमीटर जो है
इसका क्या फंक्शन होता है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, फिर से देख लीजिए, हम बात कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर की, ठीक है जी। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ स्मॉल करंट। एक सर्किट में मौजूद थोड़ी करंट जो होती है, स्मॉल करंट जो होती है, उसको, उसकी स्ट्रेंथ को डिटेक्ट करना, उसके डायरेक्शन को डिटेक्ट करने का काम जो होता है वो गैल्वेनोमीटर का होता है। इसके अलावा आपने याद रखना है ये मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में काम करता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर जो है एक ऐसा डिवाइस है जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में काम करता है। इट वर्क्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, it works due to the presence of the magnetic field and measures only, it measures only direct current, it measures only direct current, ठीक है जी। मैं फिर से बता दूं, ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण काम करता है। it works due to magnetic field and measures only what, direct current, केवल डायरेक्ट करंट को मेजर करता है। और एमीटर से ज्यादा सेंसिटिव होता है ये, मोर, याद रखिए, मोर सेंसिटिव देन एमीटर। जैसे आप लोगों का कंपैरिजन अक्सर आपके रिलेटिव्स के बच्चों के साथ होता है ना, वैसे ही गैल्वेनोमीटर का कंपैरिजन अक्सर एमीटर के साथ किया जाता है, खैर। और ये एक मैकेनिकल डिवाइस है। मैं फिर से बता दूं, जब आप एमीटर की बात करते हैं तो ये वो डिवाइस है विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट। एक सर्किट से करंट जो फ्लो करता है उसको मेजर करने का काम इसका है। लेकिन गैल्वेनोमीटर जो है ये अलग डिवाइस है। काम इसका भी स्ट्रेंथ और डायरेक्शन, इसका भी जो काम है वो स्ट्रेंथ को मेजर करना है करंट की, लेकिन स्मॉल करंट की स्ट्रेंथ को और उसकी डायरेक्शन को मेजर करने का काम जो है, डिटेक्ट करने का काम जो है वो इसका है, ठीक है। सो इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट द स्ट्रेंथ and direction of small current present in the circuit. मैग्नेटिक फील्ड के कारण काम करता है, केवल डीसी में काम करता है, और इट इज मोर सेंसिटिव देन एमीटर। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12। तो सुनिए, डिफाइन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब इसके बारे में मैं क्या बताऊं आपको, आपने बड़ी बार ये टॉपिक जो है पढ़ा होगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? जब लाइट जो है, ये वो फिनोमेना है जिसमें क्या होता है, एक बीम ऑफ लाइट जो है इट इज रीडायरेक्टेड इन मैनी डायरेक्शंस। उसको बहुत सारे डायरेक्शन में रीडायरेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। जब वो किसी मैटर के पार्टिकल के कांटेक्ट में आती है और अलग अलग डायरेक्शंस में बिखर जाती है, उसको हम कहते हैं, वी कॉल दिस फिनोमेना स्कैटरिंग ऑफ लाइट। फॉर एग्जांपल, ये है आपके पास, और लाइट आपने बड़ी बार इसके बारे में पढ़ा होगा, आपको याद होगा ये, लेकिन डिस्पर्जन है, ओके। लेकिन डिस्पर्जन, ये है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन में 7 डिफरेंट कलर्स में क्या होता है, एक व्हाइट लाइट जो है वो स्प्लिट होती है। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो डिस्पर्जन के बारे में नहीं है, वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में। ये सपोज करिए एक पार्टिकल है किसी मैटर का, लाइट इसको स्ट्राइक करती है और अलग अलग डायरेक्शंस में बिखर जाती है, ओके। तो इसको हम कहते हैं, दिस इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ओके। दिस इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन था ये था, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है वो देख लीजिए। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नो डाउट आपके पास वाटर है, ओके। आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस करना चाहते हैं, ये है वाटर है, ओके। और क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो क्वेश्चन ये है कि जब आप वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन and oxygen gases liberated during the electrolysis of water is, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो वाटर जो है वो स्प्लिट होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अगर आप इसे बैलेंस करेंगे तो आपको पता लगेगा, ये आपने क्या किया, ये आपने इलेक्ट्रोलिसिस किया है। तो जब बैलेंस करेंगे कुछ इस तरह से होगा। अब
मुझे लगता है कि आपके लिए समझना इसको बड़ा आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। क्वेश्चन ये है, पहले भी बड़ी बार आपने पढ़ा होगा कि यहां पर जब भी आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस को लेंगे तो वो 2:1 की रेशो में ही होने वाले हैं। ओके, ये हमेशा 2:1 की रेशो में ही होने वाले हैं। चलते हैं आगे। अब जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 16 तक, ये असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस हैं। ठीक है, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस भी बड़े इंपॉर्टेंट आजकल हम कंसिडर करते हैं। आपने कितना अच्छे से किसी कंसेप्ट को समझा है, असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन जो है इस बात को क्लियर कर देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है, असर्शन आर्टरीज आर थिक वॉल्ड एंड इलास्टिक इन नेचर। लेकिन इससे पहले ये डिटेल को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऊपर लिखा गया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज गिवन बाय द corresponding statement of reason of the statements mark the correct answer। और A जो है इसमें both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। B part जो है, if both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion। C जो है, if assertion is true but reason is false। और D जो है, if assertion is false but reason is true। तो क्वेश्चन नंबर 14 हम उसके बारे में बात करें। assertion क्या है? Arteries are thick walled and elastic in nature। ठीक है, ये assertion है। और रीजन आपको क्या दिया है? Arteries have to transport blood। मैं फिर से बता दूं, assertion जो है वो क्या है? Arteries are thick walled and elastic in nature। और रीजन जो है वो क्या दिया हुआ है? रीजन इसका दिया हुआ है Arteries have to transport blood। तो ये देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको एक बात पता लगेगी कि असर्शन और रीजन दोनों सही स्टेटमेंट्स हैं। आर्टरीज थिक वॉल्ड होती हैं और इलास्टिक होती है नेचर की, ये ट्रू है। आर्टरीज ब्लड ट्रांसपोर्ट करती हैं, ये भी ट्रू है। लेकिन आर्टरीज थिक वॉल्ड और इलास्टिक नेचर की इसलिए नहीं होती कि आर्टरीज जो है वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं, ये रीजन नहीं हो सकता। आर्टरीज थिक वॉल्ड और इलास्टिक नेचर की इसलिए होती हैं क्योंकि इनसे जो ब्लड फ्लो करता है वो बड़े प्रेशर के साथ फ्लो करता है। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है वॉल पर, तो वॉल पंक्चर ना हो जाए, रप्चर ना हो जाए, इसलिए उसका थिक वॉल्ड होना जरूरी होता है। और दूसरा, डेफिनेटली उसका इलास्टिक नेचर का होना भी जरूरी होगा, ताकि प्रेशर ज्यादा हो तो इलास्टिक नेचर होगी तो शेप चेंज होगी और फिर वापस वो अपनी शेप जो है रिगेन कर लेगी। ठीक है, तो यहां पर 14 मैं आपको बात बता रहा हूं, 14 जो है उसमें नो डाउट असर्शन जो है वो ट्रू है। ठीक है, बट रीजन जो है वो फॉल्स है। ओके, तो सिंस असर्शन ट्रू है और रीजन नो डाउट ट्रू है, लेकिन इस स्टेटमेंट का जो असर्शन में स्टेटमेंट दिया है उसका ये रीजन नहीं हो सकता। ठीक है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो रीजन जो दिया है ना वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? मैंने आपको पहले ही बताया, अगर असर्शन ट्रू हो और रीजन ट्रू तो है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, ये इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो उस केस में क्या होगा? आपने आंसर देना इसका बी। ये था 14th पार्ट। अब हम चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे 15th की। 15th क्या है? तो 15th है, आप देखिए, diamond does not conduct electricity। It is true। Reason, diamond has high refractive index। This is false। देखिए, वैसे तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है। डायमंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, नो डाउट, ठीक है।
और ये दूसरी स्टेटमेंट भी ठीक है, रीजन वाली स्टेटमेंट भी ठीक है। असर्शन तो ट्रू है, ठीक है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन जो रीजन है वो इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो असर्शन ट्रू है, लेकिन जो रीजन दिया गया वो इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका आंसर क्या होगा? नो डाउट इसका आंसर भी बी ही होगा। ओके, चलते हैं आगे की तरफ। अब हम बात करते हैं 16th की। तो 16th क्या है वो देख लीजिए। 16th में assertion, carbon can form a variety of compounds that are exceptionally stable. Assertion क्या है? Carbon can form a variety of compounds that are exceptionally stable. ये assertion है। कार्बन जो है बहुत सारे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है और ये ज़्यादातर जो है एक्सेप्शनली स्टेबल होते हैं। रीजन क्या गया? ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज कार्बन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं। असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, ठीक है। और एक और बात, दोनों स्टेटमेंट ट्रू तो है ही हैं, जो रीजन है, जो रीजन दिया गया है वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये एक्सप्लेनेशन भी सही है। देखिए, ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ कार्बन, इट्स एटम, जो कार्बन का एटम होता है उसकी एबिलिटी जो होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स बाय शेयरिंग वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पेयर विद इट्स ओन एटम्स, या किसी और के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, या किसी और के साथ। इसके कारण क्या होता है? इट कैन फॉर्म अ वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। तो इस केस में आपने देखा कि असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। असर्शन क्या था? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। असर्शन था कार्बन कैन फॉर्म वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स दैट आर एक्सेप्शनली स्टेबल, और रीजन क्या था? ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज कार्बन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन के कारण ही बहुत लंबी लंबी चेन्स की फॉर्मेशन होती है, जो अक्सर ये कंपाउंड्स जो होते हैं वो एक्सेप्शनली स्टेबल होते हैं। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। अब आगे जो क्वेश्चन नंबर 17 है, ओके, टू क्वेश्चन नंबर 20, ये आप खुद करेंगे। यहां पर क्या होगा, इन क्वेश्चंस में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के जो क्वेश्चंस हैं, यहां पर क्या होगा, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ को आपने पढ़ना होगा, और ये जो क्वेश्चंस होंगे उनमें these questions will contain 5 सब पार्ट्स ईच, हर एक के 5 सब पार्ट्स होंगे, एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू आंसर एनी 4 सब पार्ट्स इन दीज क्वेश्चंस। कोई 4 आपको आंसर देने होंगे। आप ध्यान से इनको पढ़िएगा, क्वेश्चंस को समझिएगा, और हाँ, डेफिनेटली सिर्फ पैराग्राफ को पढ़ने से आपको आंसर नहीं पता लगेगा, उस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना होगा। और अक्सर अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको, और आपने कंसेप्ट को अच्छे से समझा हुआ होगा, तो आपको बड़ी जल्दी आंसर जो है वो पता लग जाएगा। 4 ऑप्शन आपके पास दिए होंगे कुछ क्वेश्चंस में, ठीक है, तो आपको उनके आंसर जो है वो देने होंगे। आई एम श्योर कि आपको ये करने में, इन 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक करने में आपको बहुत मज़ा आएगा। पर मैं जैसा आपको पहले भी बता चुका हूँ, इनको करने के लिए आपको बड़ा ध्यान से पैराग्राफ को पढ़ना होगा। अगर कंसेप्ट आपको अच्छे से आता होगा तो अक्सर पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आप बड़े आराम से उसका आंसर दे देंगे। हाँ, अगर कंसेप्ट आपको अच्छे से नहीं आता होगा तो डेफिनेटली उसमें आपको ज़रूर प्रॉब्लम आएगी। चलते हैं, हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 21 से आगे के क्वेश्चंस की, 21 क्वेश्चन की भी और उससे आगे के क्वेश्चंस की भी।